गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम गणित की प्रकृति पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट में, उन्हीं के जो भी टॉपिक पढ़े थे उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न हम कर रहे थे। उनमें से क्वेश्चन नंबर 17 तक देख चुके हैं। आज हम 18 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 18 नंबर से। क्या है प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कहा कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। मानसिक गणित से कहने का तात्पर्य हुआ कि गणित की वे गतिविधियां, वे कार्यशैली जिनको करने से हमारे मस्तिष्क डेवलप होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। उन सभी चीज़ों को, उन सभी गतिविधियों को करने का क्या हमारा उद्देश्य होता है, उनसे क्या हमें फ़ायदा मिलता है, उन्हीं से संबंधित ऑप्शन छाटना है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। सही बात है कि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास इससे हो सकता है। अगर गतिविधियां करेगा बच्चे, गतिविधियों के द्वारा गणित को सीखेगा तो उनके अंदर एक मोरलिटी आएगी, तेज गति से सीखने और खुद से करने की उनमें क्षमताएं पैदा होगी। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। सेकंड देखिए, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने की निपुणता प्राप्त करना। अब पेपर पेंसिल का प्रयोग करने से तो अच्छा है कि गतिविधियों का प्रयोग करके खेल खेल में सीखने में अच्छा होगा, इसलिए तो 1 नंबर के स्थान पे 2 नंबर क्या है, कमज़ोर पॉइंट बन रहा है। 3 नंबर देखिए, कलन विधि अर्थात एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का हल या अभ्यास करना। देखिए, कोई भी नियम और रूल के सहायता से सीखेंगे तो वो निगमन विधि पर चल जाता है, रटने पर जोर दे देता है। तो 1 नंबर के सामने 3 नंबर भी कमज़ोर पॉइंट है। 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उन्हें निष्पादन में सुधार लाने में मदद करना। ऐसा नहीं है कि कोई भी गतिविधियां हम करते हैं गणित के अंदर और उनको सीखने की कोशिश करते हैं तो परीक्षा में सुधार लाने की या परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए ही करते हैं। तो 4 नंबर भी कमज़ोर पॉइंट लग रहा है। सबसे बेहतर और अच्छा पॉइंट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का, व्यवहार में जो उपकरण यूज होता है उनका महत्व बहुत ही है, क्योंकि यह बहुत मदद करता है। उनका महत्व क्या है और कैसे मदद करता है, इनसे संबंधित हमें ऑप्शन छाटना है। देखिए, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को सीखने के लिए और शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। देखिए, परीक्षा में बेहतर अंक पाने के लिए 2 नंबर तो डायरेक्ट ही गलत लग रहा है, क्योंकि कभी भी हम ऐसा काम ना करेंगे जो परीक्षा में अंक लाने की बात कर रहा हो, रटने पर जोर देता हो। तो परीक्षा में बेहतर अंक प्रदर्शन करने के लिए 2 नंबर तो होगा ही नहीं। फिर देखिए, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए ये 1 नंबर हो सकता है। 3 देखिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, और 4 है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो ये भी कमज़ोर, 4 नंबर भी कमज़ोर लग रहा है। अंक को शब्द में बदलने के लिए ये तो कोई बहुत ही अच्छा मानसिक विकास इससे नहीं हो पाता है, होता है पर उतना नहीं हो पाता है। तो 2 और 4 गलत ही हो गया। लेकिन 1 और 3 में सबसे अच्छा क्या है, 3 नंबर कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, गणित के अंदर जो मूल बातें होती हैं, मूल संकल्पनाएं होते हैं जिनसे हमारे मानसिक शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, उन गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। 3 के अंतर्गत आ ही जाता है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुला अंत वाला प्रश्न और बंद अंत वाला प्रश्न हम बेखूबी पिछले वीडियोज़ में भी बतलाए हैं, यहाँ भी देख लीजिए। खुला अंत वाला वैसे प्रश्न होते हैं जिनको हल करने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, अर्थात 2 से अधिक तरीका हो सकता है। और बंद अंत वाले वे प्रश्न होते हैं जिनके एक या केवल एक या दो रास्ते होते हैं, एक या दो नियम होते हैं, एक या दो तरीके होते हैं, लेकिन जिनके कई तरीके हो सकते हैं, कई तरह से आंसर आ सकते हैं, तो उन्हें हम खुला अंत वाला कहते हैं। बंद अंत वाला जिनका आंसर क्या हो, सीमित हो। तो 1 नंबर कह रहा है आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे? देखिए 15 को 3 से कैसे गुना किया जा सकता है? इनका तो डायरेक्ट ही होगा कि 15 गुने 3, तो ये बंद अंत वाले हो गया। हमको कह रहा है खुला अंत वाला, 1 नंबर कट कर दीजिए, 1 नंबर होगा ही नहीं। 2 नंबर कह रहा है कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। देखिए ये खुला अंत के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे आएगा? तो 45 को कई ऐसी संख्या है जिनको गुना करके हम 45 ला सकते हैं। 15 को 3 के गुना करेंगे तो आ जाएगा, 9 को 5 को गुना करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन देखिए 3rd नंबर फिर देखिए क्या, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 बार फिक्स कर दिया, ये भी बंद गया, नहीं होगा। 15 गुने 3 का मान क्या होगा? तो 15 × 45 होगा, समझ ही रहे हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। इनके ही हम कई आंसर, इनके एक ही आंसर होगा लेकिन कई तरीक़ों से ला सकते हैं, इनके कई तरीका है करने का। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 21 नंबर कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगा? प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए देखिए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। देखिए क्या कहा कि अवधारणाओं का परिचय, जो उनके अंदर निहित बातें हैं वो आपके आस पड़ोस से रिलेटेड हो, संदर्भ से रिलेटेड हो, अर्थात बच्चा जो जिन पर्यावरण में रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है उनसे रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। उसमें केवल बहुत से अभ्यास प्रश्न हो, ऐसा नहीं हो कि इनमें बहुत सारे अभ्यास प्रश्न दे दे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, थोड़ा डाउन लग रहा है। वह आकर्षक और रंगीन हो, ऐसा नहीं है केवल आकर्षक और रंगीन ही होगा तो ही पाठ्य पुस्तक अच्छा होगा। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है मोटी और बड़ी कभी भी नहीं होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में कहा गया कि विद्यार्थी की बस्ते का बोझ जो है वह कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि उनके अवधारणाओं का परिचय जो हो उनके संदर्भ से रिलेटेड हो, उनके आस पड़ोस से रिलेटेड हो, वह जिस वातावरण में रह रहा है उनसे रिलेटेड हो। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? संख्याओं के समझ का महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है जिनसे हम संख्या को उतनी अच्छी तरीक़ा से नहीं समझ सकते हैं? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण? नेगेटिव पॉइंट कह रहा था तो पंक्तिबद्धता, हम पंक्तिबद्धता करके सीरियली वाइज करके संख्या को अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं, गणना करके भी समझ सकते हैं, अंक लिख करके भी समझ सकते हैं, 1 2 3 4। तो क्या होगा? संरक्षण यहाँ सबसे अलग पॉइंट हो जाता है। कौन सा? संरक्षण। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए, क्या कहा? वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्न में से किन मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण। देखिए वास्तविक ज़िंदगी में गणित का क्या महत्व है, उनसे कैसे जोड़े, उनको कैसे कोरिलेट करे, इनसे संबंधित कुछ पॉइंट दिया गया है, उनको एक क्रम में हमको सजाना है। उनके लिए कैसे हम मूल्यांकन करें? पहला है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्य पत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना।
सबसे पहले हम बच्चे में क्षेत्रीय भ्रमण करवाएंगे और क्षेत्रीय भ्रमण करने के बावजूद उनमें सब बातों को सिखलाएंगे, जानवाएंगे, देखवाएंगे, उनमें काउंट करवाएंगे। फिर उनमें मौखिक परीक्षा लिया जाए उनसे, जो आपने जो घूमा, जैसे ताजमहल दिखवाने के लिए हम ले गए तो ताजमहल में उन्होंने क्या क्या देखा, वहाँ कितने व्यक्तियों को देखा, कौन कौन से देश से व्यक्ति आए थे, कितना पेड़ था, इन सभी चीज़ों को वहाँ जानवाने की कोशिश करेंगे। फिर ड्रिल कार्यपत्रक, और फिर हम कार्यपत्रक पर उनको होमवर्क, ड्रिल कार्यपत्रक अर्थात होमवर्क देंगे। जैसे मान लीजिए हम कहीं क्षेत्र भ्रमण पे ले गए, ताजमहल के अलावा और भी जैसे इंडिया गेट पे ले गए थे, इंडिया गेट पे गया बच्चा तो कितना दूरी तय करना पड़ा, वहाँ कौन कौन से पक्षियों को देखा, कितने पक्षियों को देखा, कितने तरह के लोगों को देखा, कितने तरह की भाषाएं बोलने को वहाँ मिल रहा था। इन सभी चीज़ों को सबसे पहले दिखलाएंगे, फिर मौखिक रूप से उनको समझाएंगे, पूछेंगे भी, और फिर मौखिक परीक्षा लेंगे और फिर ड्रिल कार्यपत्र को उसको होमवर्क देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही विधि है। इन विधि से ही हम इनको अच्छी तरीक़ा से बच्चों को सिखला सकते हैं। पहला कार्य 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर देखिए क्यों नहीं होगा। 2 नंबर क्या कहा, सर्वेक्षण, फिर परियोजना, फिर जांच सूची। तो पहले सर्वेक्षण नहीं करेंगे, पहले हम क्षेत्रीय भ्रमण बच्चों को करवाएंगे। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और फिर जांच सूची। जांच सूची से अच्छा है ड्रिल कार्यपत्रक की बच्चे खुद से करके पहले कोशिश करके देखें, फिर हम जांच करेंगे। क्षेत्रीय भ्रमण, चौथा क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। सर्वेक्षण नहीं करेंगे, सर्वेक्षण करने से अच्छा है क्षेत्रीय भ्रमण करवाने से के बाद उनको मौखिक परीक्षा लिया जाए और फिर उनको खुद से लिखने का मौका ड्रिल कार्यपत्रक में ही मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा के एक शिक्षक ने एक शिक्षार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर, शार्पनर का जगह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर, 3 शार्पनर। 5 2 7 3 10 तो हो ही गया। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना की किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ा। अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत, स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत, एकाकी संगत सिद्धांत और अमूर्त सिद्धांत। तो बच्चे ने क्या किया, जब हम 10 वस्तुओं को गिनने के लिए दिए तो ऐसा नहीं किया अमूर्त और असंगत सिद्धांत क्यों नहीं होगा। देखिए, क्योंकि वस्तु तो मूर्त था उनके सामने, तो अमूर्त था ही नहीं, तो अमूर्त की चर्चा छोड़ ही दीजिए। अमूर्त सिद्धांत 4 नंबर भी नहीं होगा, 1 नंबर नहीं हुआ। तो फिर है 2 और 3 देखिए, स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत। अमूर्त इसमें भी लगा दिए तो ये होगा ही नहीं। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। और क्यों होगा ऑप्शन नंबर 3 ही क्यों होगा, ये देखिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, एकाकी संगतता सिद्धांत। अर्थात उन्होंने क्या किया, हर वस्तु को अलग अलग किया। 3 प्रकार के वस्तुएं थी, उनको अलग अलग करके बांटा और फिर उनको बतलाया कि 10 वस्तुएं इस प्रकार है। क्योंकि वह कितना जोड़ा लगाया, 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर। तो एकाकी संगतता सिद्धांत अर्थात एक एक करके उन्होंने अलग करने की कोशिश किया। कौन सा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए अगला है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। आकृतियों के जो निम्नलिखित पहलू है इनमें से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। प्रतिरूप या पैटर्न, कोण, सममिति या चौपर। तो प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप या पैटर्न होता ही है, सममिति, कोण भी होता है, लेकिन चौपर नहीं होता है। कौन सा होता है, चौपर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जिन मित्रों को भी वीडियो अच्छा लगता हो वो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रोज़ की तरह 2 से 3 सब्जेक्ट लेके आते हैं जो सीटेट
पेपर 1 और 2 के लिए बहुत ही अच्छे होता है। यह सक्सेस मास्टर बुक की एनालिसिस सारे के सारे थ्योरीज होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम उनमें शामिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये सीटेट 2016 में पूछा गया है। जो भी मित्र घर बैठे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनके लिए सीटेट का सबसे अच्छा बुक जो होगा वो सक्सेस मास्टर अरिहंत का बुक ही है। उनको आप अच्छी तरीक़ा से एनालिसिस करके पढ़िए। 2 बार 3 बार जो भी चैप्टर को हम पढ़ा देते हैं, उनसे रिलेटेड चैप्टर आप 2 बार से 3 बार पढ़िए और अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सारे अच्छा से समझ में आएगा सारे के सारे चीज़, और अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।